A very good morning to all of you। बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें हमने जो ब्रायोफाइटा है उसको 3 क्लासों में डिवाइड किया था। पहला है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा है एंथोसिरोटोप्सिडा और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। तो जो हिपैटिकोप्सिडा है इसको आप लीवरवर्थ कहते हैं, क्योंकि जो इसके पादप होते हैं, इस वर्ग के जो पादप होते हैं उनकी आकृति लीवर के समान होती है, यकृत के समान होती है, इसलिए इन पादपों को आप लीवरवर्थ कहते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था हिपैटिकोप्सिडा के बारे में। हिपैटिकोप्सिडा के जो एग्जाम्पल हैं जैसे रिक्सिया हो गया, मार्केंजिया हो गया, पोरेला हो गया, क्रिप्टोथैलस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और जो हिपैटिकोप्सिडा होता है उसका जो थैलस होता है वो डोर्सिवेंट्रल होता है और उस पर आपके राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स आपके यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड होते हैं और जो स्केल्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ये क्लास हिपैटिकोप्सिडा के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा। तो एंथोसिरोटोप्सिडा है उसके सदस्यों को हॉर्नवर्स कहते हैं, क्योंकि जो इनका थैलस होता है, थैलस पर सींग के समान संरचनाएं होती हैं। ये आपको थैलस दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा फिगर बना हुआ है। इस तरह से जो थैलस है इनका, इस पर आपके सींग जैसी संरचनाएं होती हैं। जैसे सींग जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इनको हॉर्नवर्स कहते हैं। सींग जैसी संरचनाएं इन पे पाई जाती हैं। तो हॉर्नवर्स को जो आप कहेंगे कि ऐसे पादप जिनके थैलस पर हॉर्न के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, सींग के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको आप हॉर्नवर्स कहते हैं। ठीक है। और जो इन पादप, ये जो पादप होते हैं इनका शरीर थैलस के समान होता है। थैलस से, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि थैलस पर सींग के समान संरचनाएं होती हैं, तो शरीर इनका थैलस के समान होता है। लेकिन उस पर क्या क्या पाए जाते हैं, आपके थैलस पर स्केल्स अनुपस्थित होते हैं, सिर्फ राइजोइड्स पाए जाते हैं। स्केल्स इन पे अनुपस्थित होते हैं और राइजोइड पाए जाते हैं, और जो राइजोइड्स इनमें पाए जाते हैं वो यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड होते हैं, एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। ठीक है। तो हॉर्नवर्स का जो एक स्पेशल कैरेक्टर है वो ये हो गया कि इनके जो थैलस है उस पर आपका स्केल्स अनुपस्थित होते हैं, और जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड होते हैं, एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। अब जो हॉर्नवर्स है उसका जो स्पोरोफाइट है वो फूट और कैप्सूल का बना होता है, जबकि हमने जब लीवरवर्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उसमें कि उसका स्पोरोफाइट है जो फूट, सीटा एंड कैप्सूल से बना हुआ होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीटा अब्सेंट रहता है। तो ये भी इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि यहाँ पे सीटा अब्सेंट रहता है। एक तो थैलस पे स्केल नहीं होते हैं, दूसरा स्पोरोफाइट में सीटा अब्सेंट रहता है। ये इसके स्पेशल फीचर हैं। अब हम अगर स्पोरोफाइट की बात करें तो जो हॉर्नवर्स का स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता है। यह सेमी पैरासाइट है, अर्ध परजीवी है। ठीक है। जबकि हमने जब लीवरवर्स पढ़ा था तो वहां पे जो स्पोरोफाइट था वह गैमेटोफाइट पर परजीवी था, पूरी तरह से आश्रित था। भोजन और आवास के लिए पूरी तरह से वह किस पे आश्रित था, गैमेटोफाइट पे। लेकिन हॉर्नवर्स में क्या हुआ, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता है। इसका कारण ये है कि जो हॉर्नवर्स है उसका जो स्पोरोफाइट होता है वह प्रकाश संश्लेषी होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसलिए वह गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। भोजन तो वह अपना स्वयं बनाता है, केवल आवास और जल के लिए वह स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट पर निर्भर रहेगा। तो जो हमने कल की क्लास में जो हमने लीवरवर्स पढ़े थे तो वह भोजन, जल और आवास तीनों चीजों के लिए गैमेटोफाइट पे निर्भर थे। यहाँ पे हॉर्नवर्स में क्या हो रहा है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे पूरी तरह से निर्भर नहीं है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वह प्रकाश संश्लेषी है
और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए वह गैमेटोफाइट पर भोजन के लिए तो बिल्कुल भी आश्रित नहीं है। केवल आवास और जल के लिए वह गैमेटोफाइट पे निर्भर है। जल भी उसको गैमेटोफाइट ही देगा और आवास भी उसको गैमेटोफाइट देगा, बाकी वह भोजन अपना खुद से तैयार करेगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर दे रखा है कि जो हॉर्नवॉर्थ है, हॉर्नवॉर्थ का जो स्पोरोफाइट है उसमें आपका सीटा अब्सेंट रहता है, और जो कैप्सूल है, कैप्सूल के आधार पे एक विशेष प्रकार की संरचना होती है या विभज्योतक पाया जाता है। और जो विभज्योतक होता है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कैप्सूल में असीमित ग्रोथ करती है, क्योंकि विभज्योतक जो ऊतक होता है मेरिस्टेम, वह आपके ग्रोथ के लिए होता है। इसलिए क्या करता है, जो कैप्सूल है वह विभज्योतक की क्रियाशीलता के कारण अनियमित या असीमित ग्रोथ करता है, और यह एनिमल के सींग की तरह वृद्धि करता है। थैलस पर दो सींग नुमा संरचनाएं बन जाती हैं, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनको आप कहेंगे हॉर्नवॉर्थ। तो हॉर्नवॉर्थ के बारे में हमें अभी इतना ही पढ़ना है। हॉर्नवॉर्थ का जो स्पेशल कैरेक्टर वो है कि जो हॉर्नवॉर्थ हैं उनकी जो संरचना होती है वह हॉर्न के समान होती है। थैलस पर दो सींग जैसी रचनाएं निकली हुई होती है। ये आपका एक थैलस हो गया है, और इस थैलस पर दो सींग जैसी संरचनाएं निकली होती हैं। और ये सींग जैसी संरचनाएं किस लिए होती हैं, क्योंकि जो कैप्सूल होता है उसके आधार पर विशेष प्रकार के विभज्योतक पाए जाते हैं, और जो ये विभज्योतक होते हैं उनकी क्रियाशीलता के कारण जो कैप्सूल है वो असीमित वृद्धि करता है, और यह जंतुओं के सींग की तरह वृद्धि कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हॉर्नवॉर्थ। बाकी जो हॉर्नवॉर्थ का थैलस होता है उसमें आपके स्केल्स अब्सेंट रहेंगे, राइजॉइड प्रेजेंट रहते हैं। राइजॉइड आपके यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड होते हैं। जो हॉर्नवॉर्थ का स्पोरोफाइट है उसमें सिर्फ फूट और कैप्सूल पाया जाता है, सीटा अब्सेंट होता है। और जो स्पोरोफाइट है वह गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वह प्रकाश संश्लेषी होता है। भोजन के लिए वह अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य के प्रकाश में। वह गैमेटोफाइट पर जल और आवास के लिए निर्भर होता है। तो यह है, यो हमने पढ़ा हॉर्नवॉर्थ के बारे में। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो हॉर्नवॉर्थ के एग्जाम्पल हैं। एक है नोटोथैलस है, एंथोसिरोस है। यह क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एक नोट भी आपके लिए लिखा गया है कि स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन हॉर्नवॉर्थ। जो स्यूडो इलेटर्स होते हैं वो हॉर्नवॉर्थ में प्रेजेंट होते हैं। स्यूडो मतलब क्या होता है, आभासी इलेटर्स या इलेटर जैसी रचना। स्यूडो इलेटर्स का मतलब है इलेटर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन आभासी इलेटर्स, जो इलेटर जैसी रचना होती हैं वह हॉर्नवॉर्थ में प्रेजेंट होती है। और वो जो स्पोर्स आपके बनते हैं, स्पोर्स और डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में सहायता होती है, बीजों के प्रकीर्णन में मदद करती है। तो यह था हॉर्नवॉर्थ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्लास ब्रायोप्सिडा। क्लास ब्रायोप्सिडा, इसको आप मॉसेज भी कहेंगे, मसाई मॉसेज आप इसको कहेंगे, और यह सबसे एडवांस क्लास है। हमने पढ़ा लीवरवर्थ, हॉर्नवॉर्थ एंड मॉसेज। मॉसेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह सबसे एडवांस क्लास है, और जो ये क्लास है इसमें सभी मॉसेज को रखा गया है। मॉसेज का जो पादप होगा, मैं आपको मॉस का पादप दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक दो देखिए, ये फ्यूनेरिया और स्फैग्नम आपके सामने डायग्राम दिख रहे होंगे। पिक्चर्स देखिए कि जो ब्रायोप्सिडा है उसको मॉसेज आप कहेंगे, और इस क्लास में जो सभी मॉसेज को रखा गया है। और मॉसेज का जो पादप होता है, पादप शरीर होता है, पादप शरीर होता है वह स्टेम लाइक होता है। देखिए ऐसे लग रहा है स्टेम होगा, स्टेम लाइक होता है, लीफ लाइक होता है और रूट लाइक होता है। पत्ती सम, तना सम और जड़ सम, समान, लेकिन वास्तविक नहीं होता है। केवल तना समान होता है, जड़ समान होता है और पत्ती के समान होता है। जड़ के स्थान पे आपके राइजोइड है, लेकिन यह जड़ समान संरचना है। जड़ के समान संरचना इसमें पाई जाती है।
स्टेम, ऐसा लग रहा है ये तना होगा, स्टेम के समान रचना, यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है ये तना होगा, लेकिन यह तना नहीं है, यह तना संरचना है। और ये ऐसे लग रहा है जैसे पत्तियां होंगी, लेकिन यह पत्तियां नहीं है, ये पत्ती के समान रचनाएं हैं। अब जो मॉस का पादप है, मॉस का जो प्लांट है उसको गैमेटोफाइट ही कहेंगे, और वह पत्तियों वाला होता है। पत्तियों का मतलब क्या हो गया है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। मॉस का पादप गैमेटोफाइट होता है और यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। और दूसरा विशेष लक्षण यह है कि इन पादपों में जो राइजोइड्स पाए जाते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और तिरछे पटयुक्त होते हैं। ऑब्लिक सेप्टम, क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर है इनके, जो राइजोइड्स होंगे वो मल्टीसेल्युलर होंगे, ब्रांच्ड होंगे और तिरछे पटयुक्त होते हैं। तिरछे पटयुक्त का मतलब है ऑब्लिक सेप्टम। इसके बारे में भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, वहां से आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। अब जो गैमेटोफाइट है उसमें जो आपका जो गैमेटोफाइट है उस पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वह मॉसेज का एक विशेष लक्षण है, क्योंकि पादप जगत में किसी के भी गैमेटोफाइट में पत्तियां नहीं होती हैं। पादप जगत में किसी के भी गैमेटोफाइट पर पत्तियां नहीं होती हैं। जब आप हायर क्लासेस की ओर चलेंगे, आगे देखेंगे, तो वहां पे गैमेटोफाइट थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, अलग होगा। आपका प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट, यह एक विशेष लक्षण है कि गैमेटोफाइट पर पत्ती सदृश रचना है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह सिर्फ इसी जो क्लास है उसमें पाया जाता है। पादप जगत में किसी भी जो गैमेटोफाइट होता है उस पे पत्तियां नहीं होती हैं। अब जो पत्तियां होंगी वो ऊर्ध्व होंगी, इरेक्ट होंगी। पत्तियां का मतलब लीफ लाइक की बात कर रहे हैं हम, बेलनाकार होंगी और अक्ष पर सर्पिल क्रम में स्पाइरली अरेंज्ड, ये देखिए सर्पिल क्रम में विन्यासित होती हैं। तो इसमें क्या क्या जो कैरेक्टर आपने पढ़े, जो मॉसेज हैं उसमें उसके गैमेटोफाइट पर पत्ती सदृश रचनाएं होती हैं, और जो ये पत्तियां होती हैं वो ऊर्ध्व होती हैं, बेलनाकार होती हैं और अक्ष पर सर्पिल क्रम में विन्यासित होती हैं। ठीक है, तो इसके थोड़ा नोट्स भी देख लीजिए। ये देखिए क्लास ब्रायोप्सिडा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक एडवांस क्लास है और इसमें सभी मॉसेज को रखा गया है। मॉसेज का पादप शरीर स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक से मिलकर के बना हुआ होता है। बाकी आप इसको नोट करिए। मैंने आपको बताया कि जो इसका पादप शरीर गैमेटोफाइट होता है वह पत्तियों वाला होता है, उस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वह सिर्फ मॉसेज के गैमेटोफाइट पे पाए जाते हैं और किसी के गैमेटोफाइट पे ऐसी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। अब अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो मॉस है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और दूसरा द्वितीयक प्रोटोनिमा पर कलिकाओं के द्वारा होता है। अब द्वितीयक प्रोटोनिमा किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा किसे कहते हैं, बताएंगे सभी बच्चे। प्राइमरी प्रोटोनिमा
ठीक है, देखो बच्चों ने बताया कि जो प्रोटोनिमा स्पोर्स से बनता है उसको आप प्राथमिक प्रोटोनिमा कहते हैं, और जो प्रोटोनिमा बीजाणु के अलावा, स्पोर्स के अलावा पादप के किसी भी भाग से बनता है उसको आप द्वितीयक प्रोटोनिमा कहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह या तो आपके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है या द्वितीय प्रोटोनिमा पर कलिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन जो ठीक है, मोसेज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और द्वितीयक प्रोटोनिमा पर कलिकाओं के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन जब हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उस समय जननांगों का निर्माण पर्णिल शाखाओं के शीर्ष पर होता है। अब जो मॉस का स्पोरोफाइट है वह भी हॉर्न वॉर्स की तरह सेमी पैरासाइट होता है, अर्थात सेमी पैरासाइट का मतलब क्या हो गया है, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो ये मॉसेज का स्पोरोफाइट है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है और वह भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। वह गैमेटोफाइट पर जल और आवास के लिए ही निर्भर होता है। अब यहाँ पे देखिए दो आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं, इनको हम पहले भी देख चुके हैं। तो अगर हम सबसे डेवलप स्पोरोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में सबसे ज्यादा डेवलप स्पोरोफाइट मॉसेज का होता है। ब्रायोफाइट में मॉसेज का स्पोरोफाइट सर्वाधिक डेवलप होता है। देख लीजिए इस लाइन को, ब्रायोफाइट में मॉस का स्पोरोफाइट सर्वाधिक विकसित होता है और स्पोर्स का प्रकीर्णन, डिस्पर्सन ऑफ स्पोर्स भी विशेष विधि द्वारा होता है। अब जो मॉस का स्पोरोफाइट है वह फूट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। स्पोर्स हमेशा कैप्सूल में ही बनते हैं क्योंकि कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है और जो मेयोसिस करके स्पोर्स बनाती है। अगर हम एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल ऑफ मॉसेज देखेंगे तो इसमें पहला आ गया फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को आप ग्रीन मॉस भी कहते हैं, रोप मॉस भी कहते हैं और कॉर्ड मॉस भी कहते हैं। फिर है पॉलीट्राइकम, इसको हेयर कैप मॉस कहते हैं, इसको नोट भी करना है। तीसरा है डाउसोनिया, इसको ऑस्ट्रेलियन मॉस भी कहते हैं। सबसे ऊंचा ब्रायोफाइट है यो, इसकी 45 सेंटीमीटर तक हाइट होती है। फिर है बॉक्सबाउमिया, इसको सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी मॉस कहते हैं। यह क्या कहते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित होता है और यह मृत कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। नीचे देखो एक और है स्फैग्नम। स्फैग्नम को आप बॉग मॉस भी कहते हैं, बार बार शॉर्ट नोट्स आता है। बॉग मॉस किसे कहते हैं? बॉग मॉस का मतलब है दलदल वाला मॉस, जो दलदल में पाया जाता है। तो यह एसिडिक बॉग में उगता है, अम्लीय दलदल पर उगता है और इसको आप कारपेट मॉस या टर्फ मॉस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदल पर कारपेट के समान फैल जाता है, आपने देखा होगा, और इससे दलदल दिखाई नहीं देता है। देखो कितने सारे नाम हैं। इसे पीट मॉस भी कहते हैं। तो जो बॉग मॉस है उसी को आप कारपेट मॉस, टर्फ मॉस, पीट मॉस कहते हैं। और यह जो पीट मॉस है यह एक प्रकार का जीवाश्मीय ईंधन है जो दलदल से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको तो समझाना यह है, इसको तो आपने सीधा उतारना है और इसको याद करना है क्योंकि ये इसी तरह से पूछा जाता है कि स्फैग्नम जो है उसका अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेज पूछा गया है उसमें आप बता सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स आ गया है कि स्फैग्नम क्या होता है, बॉग मॉस क्या होता है, कारपेट मॉस किसे कहते हैं, टर्फ मॉस किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको आपने याद करना है। तो इसमें से तो आपने पीडीएफ से सीधा उतार के इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। फिर है पीट का निर्माण स्फैग्नम के फॉसिलाइजेशन से होता है। पीट क्या हो गया, जो हमारा जीवाश्मीय ईंधन है। फॉसिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जीवाश्मीकरण से होता है। जीवाश्मीकरण का मतलब जब वह जीवाश्म बन जाता है। स्फैग्नम अम्लीय दलदल में उगता है। अम्लीय दलदल में जीवाणुओं की संख्या कम होती है,
इसलिए स्फैग्नम के मृत ऊतकों का विघटन नहीं हो पाता है, अतः यह जीवाश्म के रूप में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पीट कैसे बनता है? जो स्फैग्नम है जब वो डेड हो जाता है तो वो अम्लीय दलदल में सड़ नहीं पाता है, विघटित नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे आपके डिकम्पोजर बहुत कम होते हैं, इसलिए उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है और वह जीवाश्म के रूप में रह जाता है। अब देखिए अवशोषक रुई के रूप में आप स्फैग्नम को यूज कर सकते हैं। एब्जॉर्बेंट कॉटन, तो जो स्फैग्नम होता है उसमें जल को सोखने की बहुत अत्यधिक क्षमता होती है, तो इसका उपयोग घावों को सुखाने के लिए किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया था। अब हम आएंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, यहाँ देखिए इसको आपने इसी तरह से इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, इसको आपने बस याद करना है और इसको माइंड में रखना है और जब आपके एग्जाम में आएगा तो इसको ऐसे ही लिख लेना है। इसके लिए आपको नोट्स का ही यूज करना पड़ेगा। ये देखिए इसके नोट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो हमारे आर्थिक महत्व के ब्रायोफाइट्स हैं, तो ये थोड़ी आर्थिक महत्व रखते हैं। कुछ मोसेज शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों और अन्य जंतुओं को भोजन प्रदान करते हैं, अर्थात भोजन के काम में आते हैं। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था स्फैग्नम के बारे में, तो स्फैग्नम से पीट प्रदान होता है, जीवाश्मीय ईंधन प्रदान होता है, स्फैग्नम में पानी सोखने की क्षमता होती है, इसलिए इसको पैकिंग के रूप में यूज किया जाता है। सजीव पदार्थों के स्थानांतरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी को सोखने की ज्यादा क्षमता होती है। अब देखिए लाइकेन के साथ मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं। लाइकेन देखा होगा आपने, चट्टानों पर पाए जाते हैं। लाइकेन तो आपके टोटली शैवाल और कवक से मिलकर के बने होते हैं, एल्गी एंड फंजाई से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके साथ साथ आपने मॉसेज को भी देखा होगा कि जो चट्टानों पर उगते हैं। कहीं कहीं पे आपने मॉस देखा होगा। लाइकेन तो बिल्कुल पपड़ी के समान होता है और मॉस में हल्की सी नमी होती है, तो जब आप चट्टानों पे देखेंगे तो वहां पे लाइकेन के साथ आपको मॉस दिखाई देंगे। मॉस ऐसे सजीव हैं जो आपके चट्टानों पर उगते हैं, इसलिए इसका इकोलॉजिकल दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। पारिस्थितिकीय दृष्टि से मॉस का इसलिए महत्व है क्योंकि ये चट्टानों का अपघटन कर उन्हें मृदा में परिवर्तित कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और धीरे धीरे उनका विघटन होना शुरू हो जाता है। शुरू में क्या होता है, नग्न चट्टानों पर आपके लाइकेन उगना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उसमें मॉसेज उगना शुरू हो जाते हैं, मॉसेज में नमी आती है, नमी के कारण धीरे धीरे चट्टानों का विघटन हो जाता है और फिर उनमें उच्च पादप के उगने के लिए अनुरूप बन जाते हैं। धीरे धीरे उसमें मृदा की मात्रा होती जाती है और उसमें आप बड़े से बड़े पादपों को उगा सकते हैं। अब तुमने देखा होगा कि जो मॉस है वह मॉस आपके सोयल कंजर्वेटर का काम भी करते हैं। वो हम मृदा के ऊपरी परत पर एक लेयर बना देंगे और वहां पर से आपके मृदा के अपघटन को रोकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा था। अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, बहुत डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब क्लासेज होगी तो हम इनको डीपली पढ़ेंगे। जैसे हमने एल्गी को भी बहुत शॉर्ट में पढ़ा, ब्रायोफाइटा को बहुत शॉर्ट में पढ़ा, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइट पढ़ना है, टेरिडोफाइट पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हुए जाना है। तो आज की क्लास में हमने किया कि जो आपकी क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा है उसके बारे में हमने पढ़ा। एंथोसिरोटॉप्सिडा को आप हॉर्नवर्थ कहते हैं। इनके थैलस पे आपके हॉर्न के समान संरचनाएं होती हैं। बाकी हमने पढ़ा कि जो थैलस होता है उस पर स्केल अब्सेंट होती है। जो राइजोइड्स होते हैं वह आपके अनब्रांच्ड होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। स्पोरोफाइट में आपके फूट और कैप्सूल होता है लेकिन सीधा अब्सेंट होता है। और जो हॉर्नवर्थ होता है उसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होता है। स्पोरोफाइट अपना भोजन स्वयं बनाता है, केवल जल और आवास के लिए वह गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। तो यह हमने आपका एंथोसिरोटॉप्सिडा के बारे में पढ़ा। इसके एग्जाम्पल हैं आपके नोटोथाइलस, एंथोसिरोस, ये सब इसकी रचनाएं हैं। फिर हमने पढ़ा क्लास ब्रायोप्सिडा,
ब्रायोफिटा को आप मॉसेज कहते हैं और सभी मॉसेज को इसमें रखा गया है। तो इसमें लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट होती है उस पर आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो पादप जगत में पहला ऐसा गैमेटोफाइट है जिस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब जो इसका स्पोरोफाइट होता है वह भी सेमी पैरासाइट होता है। वह भी अपना भोजन तो स्वयं बनाता है, लेकिन आवास और जल के लिए वह गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो फूट, सीटा और कैप्सूल का बना हुआ होता है। और कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल से आपके स्पोर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, डाउसोनिया है, बाउमिया है। तो जो फ्यूनेरिया है उसको ग्रीन मॉस, रोप मॉस और कॉर्ड मॉस कहते हैं। पॉलीट्राइकम को हेयर कैप मॉस, डाउसोनिया को ऑस्ट्रेलियन मॉस सबसे ऊंचा ब्रायोफाइट है 45 सेंटीमीटर। और बाउबैक्समिया सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया है मृतोपजीवी। इसमें आपका प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित होता है। यह मृत पादपों पर उगता है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। अब है स्फैग्नम के बारे में देखा हमने थोड़ा सा कि स्फैग्नम क्या है। इसको दलदल में उगने वाला मॉस कहते हैं और यह एसिटिक दलदल में उगता है, अम्लीय दलदल में उगता है। अम्लीय दलदल में जब यह मृत हो जाता है तो इसकी जो प्लांट बॉडी है वह दलदल में रह जाती है, लेकिन एसिडिक होने के कारण वहां पे विघटनकारी जो तत्व हैं, डिकम्पोजर हैं, अपघटक हैं, वह बहुत कम होते हैं, जिसके कारण उनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, अपघटन नहीं हो पाता है और वह जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्फैग्नम में अवशोषण क्षमता भी बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। और इसका उपयोग घावों को सुखाने के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मॉसेज भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं मॉसेज को। उसके अलावा स्फैग्नम मॉस पीट प्रदान करता है, जीवाश्मीय ईंधन प्रदान करता है और स्फैग्नम में पानी को सोखने की क्षमता होती है। मॉस क्या करता है, जिस तरह से लाइकेन चट्टान को धीरे धीरे विघटित करके उसको मृदा में कन्वर्ट करता है, उसका जो साथ देता है वह मॉस ही देता है। मॉस भी आपका इकोलॉजिकल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा के बारे में। कल की जो क्लास शुरू होगी वहां पे हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमको धीरे धीरे सारा नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। कल जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो एक बार फिर से हम ब्रायोफाइटा को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे कि ब्रायोफाइटा के बारे में हमने क्या पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लासेस आपको जो मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, आपने इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करना है और नोट करने के बाद आपने इसके जो डायग्राम है, फिगर्स हैं, उसको भी इसी तरह से बनाना है और जो याद करने लायक है उसको याद करना है, जो समझने लायक है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू क्लासेस, आज के लिए इतना ही।